लेट हो गया मैं, सॉरी। टॉक शो विद अनुज गुप्ता में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा कि मैं लेट हो गया और गेस्ट पहले हैं और होस्ट बाद में आ रहा है, माफी चाहूंगा। वेलकम अनुज जी। सॉरी मैं आप पहले खड़े थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। थैंक यू राजीव जी। मैंने इनको बहुत इंतजार कराया है, रास्ते में जाम था, चल रहा है किसान आंदोलन और उस आंदोलन के चलते लगी हुई है भागदौड़, लोग रोड में फंसे हुए हैं और जैसे जैसे मैं निकल के आ गया हूँ, माफ़ी चाहूँगा आपसे। कोई नहीं। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं, बातचीत करेंगे हम। हमारा टॉपिक जो रहता है वो यही रहता है कि बुकमैन ऑफ इंडिया को इकट्ठा करना है, सबको जोड़ना है, सबको लेके चलना है और एक अलग प्लेटफॉर्म तैयार करना है। आज हम यहाँ पर मेरठ में हैं। मेरठ के बुक सप्लायर, स्कूल बुक सप्लायर हमारे साथ हैं, कुछ हैं उनमें से जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन जो मेरठ के नियर अबाउट मेरे ख्याल से 50 के करीब तो होंगे, 100 प्लस है। ग्रेट। तो 100 से ज़्यादा यहाँ पर जो बुक सप्लायर हैं, स्कूल में सप्लाई कर रहे हैं, छोटा बड़ा किसी भी तरह का सप्लाई है उनकी, तो उनका प्रतिनिधित्व जो लोग कर रहे हैं उनसे हम एक एक करके बातचीत करेंगे। पर अनुज जी, उससे पहले आप आए हुए हमारे बीच में, मेरठ में आए, और हम आपको सबसे पहले वेलकम तो करते ही हैं। और संजय जी, अरे धन्यवाद सर, आपका स्वागत है। आपका बहुत मेरठ की क्रांति धारा, तो आपका स्वागत है। तो एक नई क्रांति होने वाली है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बहुत स्वागत है। अनुज साहब, सबको ध्यान होगा जो 1857 की क्रांति शुरू हुई थी वो मेरठ से शुरू हुई थी। तो मुझे क्या लग रहा है कि बुकमैन ऑफ इंडिया को आज इस क्षेत्र में क्रांति की जरूरत पड़ गई है। 100%। और उसके साथ मतलब संजय भाई ने ये बोला कि क्रांति मेरठ से हुई थी, पर अनुज जी, इस क्रांति के मंगल पांडे कहीं आप ही होने जा रहे हैं। और उसका रीजन ये है कि बुकमैन ऑफ इंडिया जो पूरे इंडिया में बुक सेलर्स को एकत्रित कर रहा है, जिसमें अभी मैं आपकी जर्नी देख रहा था कि महाराष्ट्र से लेके गुजरात और गुजरात से लेके दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान। मेरे ख्याल में होपफुली मुझे लगता है कि महीने के 4 से 5 दिन, मतलब 4 से 5 विजिट इनके इस समय, पिछले कोविड के बाद इन्होंने एक संकल्प लिया और उस संकल्प को पूरा करने के लिए पूरे भारतवर्ष में निकल पड़े हैं। तो ये बेशक मेरठ में हमारी क्रांति हुई थी, पर शायद मेरठ का मंगल पांडे इस समय दिल्ली जाके बैठ गया है और उसी मंगल पांडे का मेरठ की क्रांति धर्म में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा उद्देश्य यही है कि हम सब एकत्रित होकर इस मंच को संगठित होकर एक बनाएं और अपना मैसेज मिनिस्ट्री तक पहुंचाए, केंद्र सरकार तक, राज्य सरकार तक पहुंचाए, एक मजबूत होकर। आप अपनी अपनी जगह लीजिए, हम एक एक करके मिलेंगे। तो हम मेरठ एसोसिएशन के साथ और मेरठ के स्कूल बुक सप्लायर के साथ जैसा कि जुड़ चुके हैं और आज उन सब के बीच में हैं। हमारे साथ है दिव्यांश जैन जी। दिव्यांश जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आपने जिस तरह से मेरा स्वागत किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरठ में आकर, और मेरे पास कुछ शब्द नहीं है कि मैं कैसे बयां करूँ। दिव्यांश जी, आप यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं उनसे तो आप परिचित हैं और वो भी आपसे परिचित है, लेकिन जो मेरे दर्शक बाकी देख रहे हैं उनको आप अपना परिचय दें। मैं दिव्यांश जैन, नितिन ब्रदर्स एंड कंपनी, हमारी फर्म सन 1983 से चालू है। हमारे पापा ने काम शुरू किया था ये, हम लोगों ने उसको आगे जो है अभी तक उसी काम पे चल रहे हैं। इस तरह से हमारा ये है। तो आप सेकंड जनरेशन में। तो आपको कभी लगा कि मेरे को बुक लाइन में ही जाना है या कुछ चेंज करना चाहिए? जब आप पढ़ रहे थे तो आपका रुझान अपने फादर के बिजनेस पे था या चेंज करने का था? चेंज करने का था, लेकिन उसके बाद फिर सरगम चांस कुछ ऐसे बने कि इसी के अंदर जो है काम करने लगे। आप अपनी इच्छा से नहीं आए हैं? नहीं, आप इच्छा से नहीं आए। उसके बाद फिर जब ये हो गया, मन आया, तो जो है सब चीज़ें समझी, और जब सब चीज़ें समझ में आ गई तो जो है जो चीज़ें समझी थी उसके अगेंस्ट हो गया सब कुछ, अब उसके अगेंस्ट हो रहा सब कुछ। दिव्यांश जी का कहना यह है कि अपनी इच्छा से नहीं आए, लेकिन इस व्यवसाय में जुड़कर बुकमैन बनकर इनको इतना मजा आया कि जिस तरफ इन्होंने सोचा था वो बिल्कुल इन्होंने सोचना छोड़ दिया और यहाँ पर इनको मजा आ गया और यहाँ पर इन्होंने नए नए मित्र बनाए और इस व्यवसाय में आगे बढ़कर काफ़ी नाम है आपकी फर्म का और काफ़ी अच्छा व्यवसाय कर रही है यहाँ पर, वो मुझे पता चलता है सभी लोगों से। थैंक यू। 2020
पूरा इस पेंडेमिक सिचुएशन में गया, ये चर्चा हम लगातार करते आए हैं। आप उन परिस्थितियों में कैसे निकले और आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? अब उसमें देर से एक तो स्कूल खुले सारे के सारे, हमें जो है परमिशन देर से मिली गवर्नमेंट से, बुक्स वगैरह हमारी सब गोडाउन में रखी रही। हम इस बीच बहुत टेंशन में भी थे, आपस में हम बात करते थे लगातार आशीष जी से, संजय जी से, राजीव जी से, कि हमारे गोडाउन में किस तरह से हम उसको सेव करें बुक्स को। एक्चुअली क्या होता था, टाइम बहुत शॉर्ट होता था हमारे यहाँ, हमारे गोडाउन लिमिटेड है, माल आया इधर आया उधर सेट बने और बिक गया। हम टाइम तो छोड़ते थे नहीं थे ना उसको गोडाउन में रखने के लिए, उस तरह की प्लानिंग नहीं होती थी हमारे पास, ना इस तरह की सुविधाएं हैं। उसमें दीमक लग जाए, पानी आ जाए, उस तरह की बहुत टेंशन रहती थी उस समय पे। तो भैया बोलते थे कि बात जाके चेक कर लो एक बारी, इधर से चले जाओ उधर से चले जाओ। लेकिन घर वालों ने जाने नहीं दिया, घर वालों ने थोड़ा सा वो भी डरते थे, लेकिन हमारी एसोसिएशन का बहुत सपोर्ट रहा इसमें। नहीं, ये तो मैं हमेशा कहूँगा कि जो मेरठ के लोग हैं और जितने भी आप लोगों ने एक संगठन बना रखा है, ये वाकई में तारीफ़ काबिल है। और इस संगठन के आगे ले जाने के लिए जो सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ही मेहनत से लगे हुए, और पूरे भारत में जितने भी बुकमैन हैं वो सब जुड़कर ऐसे संगठित हो जाएं और अपने अपने एरिया को आगे लेकर चलें, तो इस बिज़नेस की, इस व्यवसाय की स्थिति ही अलग होगी, हम लोग स्ट्रॉन्ग होंगे। सभी लोग घर पर बैठे थे, केवल राशन के लिए दुकानें खुली हुई थी। बच्चों को किताबें चाहिए, लेकिन किताबें नहीं, आप शॉप खोल नहीं सकते। तो आपने किस तरह से उपलब्ध कराई किताबें? हमने नहीं शॉप खोली, हमने तो ऑनलाइन, जिसका फ़ोन आ गया उसे ऑनलाइन डिलीवरी कराई। ओके, तो सभी जगह आपने खुद डिलीवरी करी, लड़कों को भेजा? क्या लड़के तैयार थे? जो लड़के भाग रहे थे, गांव की तरफ जा रहे थे अपने अपने, जो लड़के तैयार थे उन्हीं को दिया हमने, जिन्हें जो ऑथराइज थे। हमारे संजय जी ने, हमारे आशीष जी ने हमें पहले इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि कुछ भी काम अनऑथराइज मत करना जी, अनलीगल काम कुछ मत करना, जिससे कि हमारी संस्था का भी कल को नाम खराब हो, कि वहाँ पे जो है वो पकड़े गए काम करते हुए, उससे बदनामी ज़्यादा होगी। भले ही 2 दिन बाद बेच लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। दिव्यांश जी, ये जो समय रहा कोविड का, फिजिकल क्लासेस नहीं लगी, ऑनलाइन एजुकेशन रही। ऑनलाइन एजुकेशन ने काफ़ी सहारा दिया है, बच्चों का स्तर को बढ़ाया है। आज जब तक स्कूल बंद थे, कक्षा 9 से 12 के स्कूल खुल गए हैं, काफ़ी क्षेत्रों में तो 6 से 12 के स्कूल खुल गए हैं। उस चीज़ को चलते अभी फिजिकल क्लासेस धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। लेकिन ये जो 1 साल ऑनलाइन एजुकेशन करा, जहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट ने, टीचर्स ने दिन रात मेहनत करके बच्चों को आगे बढ़ाया है, आप उसको किस हद तक सही मानते हैं कि क्या वो स्थिति आगे बनी रहनी चाहिए ऑनलाइन एजुकेशन की, या फिर बच्चों को ऑफलाइन पे आना चाहिए, फिजिकल क्लासेस लेनी चाहिए? ये बहुत अच्छा आपका पॉइंट है इसमें, और इसके लिए हमने शुरू से, मैं बताऊँ आपको, बहुत मेहनत करी हमने। सब चीज़ें हमारी रेडी थी। 21 तारीख को लॉकडाउन लग गया, मार्च में, सबको पता है। उस समय हमें भी नहीं पता था, हम ना प्रिपेयर थे इसके लिए, कुछ भी ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं था हमारे पास। सडनली एकदम से लॉकडाउन लग गया 2 दिन का, फिर उसको आगे खींच गए। उस बीच फिर टीचर्स घर पे थे, मैनेजमेंट घर पे था, प्रिंसिपल घर पे था, कैसे एजुकेशन शुरू हो। हम लोगों ने जो बुक्स लगी हुई थी उनकी PDF उन्हें घर पे बैठे प्रोवाइड कराई। पब्लिशर ने हमें बहुत सपोर्ट किया, जो हमने मांगा उन्होंने वो दिया। एनिमेटेड कोई थी बुक्स तो उनका एनिमेशन हमें सब मिला, उनके क्वेश्चन आंसर वगैरह सब हमें मिले। टीचर्स ने ऑनलाइन शुरू कर दिया पढ़ाना, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में कह लो इस तरह का लेवल नहीं है कि वो ऑनलाइन पढ़ सके। तो आने वाला समय जो आप सोचते हैं कि वो ऑफलाइन का ही होना चाहिए? ऑफलाइन ही होना चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए, कंफर्म ऑफलाइन होना चाहिए। उसमें ऑनलाइन जो भी चल रही हैं बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे बहुत परेशान हैं, बच्चे खुद भी, माँ बाप भी बहुत परेशान हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। टीचर पूरी मेहनत कर रहा है। टीचर तो रात को 10 बजे तक, एक्चुअली जो टीचर रात 2 बजे चला जाता था घर पे जी, उस टीचर का रात को 11 बजे तक मोबाइल आम हो गया है, पब्लिकल हो गया है। वो अपने मोबाइल पे, मतलब पर्सनल तो उसका कुछ रहा ही नहीं, और किसी भी समय उसे फ़ोन कर देता है, उसे जवाब दे उसकी। उनको व्हाट्सएप आ जाता है, किसी भी बच्चे का, किसी भी पेरेंट्स का तुरंत व्हाट्सएप आ जाता है कि ये समस्या आ रही है, ये परेशानी चल रही है, और टीचर को जवाब देना है। टीचर जवाब नहीं देता है तो वो गलत है। इस बीच बच्चों को बड़ी दिक्कत हो रही है। बच्चे जो है घर में रह रहे हैं, हर समय उनका TV चलता है,
हर समय उनका जो है मोबाइल चलता है, उनकी मील नहीं है कोई भी। अगर 2-3 मील ले पा रहे थे वो, 1 मील चलती है आजकल। इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया उनका, मूवमेंट ही नहीं है बच्चों का। बच्चा स्कूल जाएगा, भाग के बस से उतरेगा, स्कूल में जाके क्लास अटेंड करेगा, किसी से लड़ेगा, टीचर डांटेगी, टीचर की कुछ समझेगा, उनकी ग्रोथ ही रुक गई है। तो आप भी यही कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को स्कूल में जाना चाहिए, Exactly, स्कूल जाकर किताबों से पढ़ना चाहिए। तो मेरी मुहिम में आप साथ में हैं कि बच्चों को एक मैसेज ये दें कि आओ स्कूल चलें हम, और वैसे ही खेले कूदें जैसे हम पहले खेल कूद रहे थे, और वही पढ़ें। दिव्यांश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ब्रिजेश जी, आइए, आपका भी स्वागत है मेरे शो में। ब्रिजेश जी मेरठ में काफ़ी फेमस हैं। ये स्कूल में बुक सप्लाई तो करते ही हैं, साथ ही इनका जो आउटलेट है, रिटेल, होलसेल, अपने आप में, मैं शायद कम बताऊंगा। ब्रजेश जी, आपको ही अपना परिचय देते वो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे दर्शकों को। आप 9 to 12 का जो करते हैं, और जितना भी बच्चों को पेन, कॉपी, पेंसिल, पूरे साल भर की जो नीड्स रहती है वो आप उपलब्ध कराते हैं। तो प्लीज़ मेरे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद। मेरा नाम ब्रजेश कुमार बुक एजेंसी से हूँ। 98 में जो है अपनी बुक शॉप खोली थी। 22-23 साल हो गए जी। अच्छा, सब कुछ जो है ठीक ठाक जो है चल रहा था। कोरोना ने आके जो है डिस्टर्ब कर दिया। मैं नर्सरी से डिग्री तक की बुक्स जो है बेचता हूँ। जी, मतलब आप 12th के बाद भी बच्चे को यदि ज़रूरत पड़ती है तो उसको बुक बोला। जी, बहुत अच्छी बात है ये। तो अभी ये जो कोविड में रही सिचुएशन, जो मेरा सवाल सबसे रहता है जी, तो वो परेशानी आपको भी झेलनी पड़ी? हाँ बिल्कुल जो है झेलनी पड़ी है जी। और अभी ये जो कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खुल गए हैं, धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगले 10-15 दिन में कक्षा 6 से भी खुल जाएंगे स्कूल। जी जी। और यूनिवर्सिटी के बच्चे भी आपके पास आते होंगे। तो अब क्या स्थिति है, और आपको आगे क्या लगता है कि आने वाले टाइम में सब कुछ सामान्य हो जाएगा, या ऑनलाइन का इफेक्ट कहीं ना कहीं अपने व्यवसाय पर रहेगा? जैसे धीरे धीरे जो है सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है, बच्चे जो हैं आ रहे हैं, स्कूलों में भी जाना शुरू कर रहे हैं, और जाना भी चाहिए। चूँकि कोरोना काल में बच्चे जो है घर पे रह के जो है बिल्कुल बेकार हो गए, पढ़ते नहीं है इतना। स्कूल में जाएंगे तो पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे, खेले कूदेंगे, तो कुछ जो है उनका डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। मार्केट में हलचल लग रही है आपको कि बच्चे आ रहे हैं आपके काउंटर पे किताबें लेने के लिए? बच्चों ने आना शुरू किया है, बोर्ड की तैयारियां शुरू कर दी है। ग्रेट। तो कुमार जी का कहना है, ब्रजेश कुमार जी का, कि बच्चे जो हैं मार्केट में आ गए हैं और किताबें लेनी उन्होंने शुरू कर दी है और अपनी तैयारी पर फिर से आ गए हैं। तो आपको लगता है कि ऑफलाइन एजुकेशन में वो जाएंगे? क्योंकि मेरा एक अभियान साथ के साथ चलता है कि आओ स्कूल चलें हम। मेरे जो वीडियो मेरे चैनल पर आते हैं तो उस पर मैं ये देखता हूँ कि प्रतिक्रियाएं जो आती है वो ये आती है कि नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन ही रहनी चाहिए और ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए। जब मैं स्कूल से मिलता हूँ, प्रिंसिपल से मिलता हूँ, मैनेजमेंट से मिलता हूँ, तो जो स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे उस ऑनलाइन के बाद फिजिकल क्लासेस में आए हैं, तो उनका स्तर थोड़ा सा नीचे डाउन हो गया है। उसके चलते स्कूल मैनेजमेंट चाहता है कि फिजिकल क्लासेस हों और बच्चों का स्तर फिर से वो लेवल पे ला सके, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियां करवा सके। आपके विचार क्या है कि फिजिकल क्लास होनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल फिजिकल क्लास होनी चाहिए। फिजिकल क्लास से जो है बच्चों का फिजिकल और मेंटली पूरा जो है डेवलपमेंट होता है। ऑनलाइन से जो है पूरा डेवलपमेंट नहीं होता, ना ही सारे व्यूज़ क्लियर होते हैं ऑनलाइन। वो लापरवाह हो जाते हैं, बच्चे लापरवाह हो जाते हैं। अपनी कुछ बात उनको अगर पूछनी भी है तो वो सही से पूछ नहीं पाते, संकोच में रहते हैं। और क्लास में होते हैं तो वो टीचर से उसी समय और टीचर भी उसी समय सवाल जवाब कर सकता है, और यदि उसकी कोई शंका है तो दूर कर सकता है। बिल्कुल, वो बच्चों को देख के भी पहचान सकते हैं कि ये बच्चा डाउट में है, कुछ उसको खड़ा करके पूछ सकता है। लेकिन ऑनलाइन में तो ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल परफेक्ट कहा ब्रजेश जी आपने कि सामने यदि बच्चा रहता है तो उसके चेहरे पर वो भाव पढ़ सकता है टीचर, और उस भाव को पढ़कर वो उसकी शंकाओं को दूर कर सकता है। लेकिन ऑनलाइन में
वो या तो अपना वीडियो म्यूट कर देता है या इधर उधर देखते हुए बात करता है, और टीचर के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो 40 मिनट में सब बच्चों की तरफ नज़र दौड़ा सके और सबसे बात कर सके। तो फिजिकल क्लासेस ऑलवेज बेटर। पेरेंट्स जो इस प्रोग्राम को देख रहे हो, बच्चों को भेजें, सुरक्षित कर कर भेजें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लापरवाही के साथ स्कूल भेजें, लेकिन स्कूल भेजें उनके विकास के लिए। मेरे ख्याल से आपका भी यही मैसेज होगा। जी बिल्कुल, बच्चों को जो है स्कूल आना चाहिए, स्कूल में आके क्लास अटेंड करें, वो ज़्यादा अच्छा है। और कक्षा 9 से 12 तक के जो बच्चे आए हैं, और मैं ये कहूँगा कि उनको प्रेरित करें, किताबें खरीदें और फिजिकल एजुकेशन की तरफ दोबारा। फिजिकल एजुकेशन से मतलब ये नहीं है कि खेल कूद के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आमने सामने बैठकर जो शिक्षा दी जाती है उस पर ध्यान दें और किताबें खरीदें और आगे बढ़ें। आओ किताब पढ़े हम, ये एक मैसेज मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चा आपके पास आपके काउंटर पे आए तो उसको जरूर दें। जरूर कि जरूर, आओ किताब पढ़े हम। बिल्कुल बिल्कुल, आओ किताब पढ़े हम, जरूर। अच्छा जेंट्स स्लोगन है जी, जरूर बोलेंगे। ब्रजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। राजीव जी हैं हमारे पास शर्मा बुक डिपो से। राजीव जी मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार राजीव, प्लीज। राजीव जी अपना परिचय हमारे दर्शकों से करवाएं। मैं राजीव शर्मा, शर्मा बुक डिपो, मेरठ। मैंने ये फर्म अब 2010 में स्टार्ट की है। अच्छा, मुझे लगता है कि सबसे नए आप ही होंगे। 2010 से आपने इस व्यवसाय में आए। जी 2010 से स्टार्ट की है, लेकिन मैंने इससे पहले 10-12 साल पब्लिकेशन लाइन में ही काम किया है। अच्छा, मतलब बुकमैन हैं आप, चाहे पब्लिशर है या एक बुक काउंटर है आपका या सप्लाई करते हैं, बट इस प्रोफेशन में है तो आपका एक्सपीरियंस वो 2010 से नहीं मैं काउंट करूंगा, मैं यही कहूँगा कि आप पिछली सदी से ही काम कर रहे हैं। मुझे 22 साल का एक्सपीरियंस है सेलिंग का भी। पहले सेलिंग करता था, फिर अपनी शॉप खोली है। राइट। और उससे पहले MBA करने के बाद 3-4 साल प्रोडक्शन वगैरह में भी काम किया। ग्रेट। लेकिन मुझे इंटरेस्ट था मार्केटिंग में और अपना काम करने में, तो इसलिए मैंने जो है बुक्स में काम करने में मुझे अलग ही मज़ा आता है। कितनी टिपिकल कंडीशन हो, कुछ हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और यहाँ मेरठ में मैंने काम तो किया ऑल ओवर इंडिया, लेकिन मेरठ में काम करने के लिए मुझे वैसे भी फीडबैक, मेरे जो ये भाई लोग बैठे हैं, कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब कि मैं अकेला हूँ। कोई किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, सारे बुक सेलर यहाँ सहयोग करने वाले हैं किसी से। ये तो मैं बार बार तारीफ यहाँ पर नहीं, आप सब लोग बैठे हैं, मैं किसी और भी क्षेत्र में जाता हूँ तो सब जगह आपकी चर्चा ज़रूर करता हूँ कि जो संगठित ये संगठन है वैसा कोई नहीं है, और ये संगठन ऐसा ही बना रहे और बाकी संगठन भी ऐसे ही संगठित होकर चले, ये बहुत आवश्यक है। और राजीव जी आप भी इसके सदस्य हैं तो आप भी बधाई के पात्र हैं। जी। बुक ट्रेड की बात करें, जो बुकमैन है मेहनत से किताबें इकट्ठी करता है, बेचता है, लेकिन इस व्यवसाय पर भी कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां आकर बैठ गई हैं। वो बड़ी कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन सेलिंग कर रही हैं। उनको किसी किताब से मतलब नहीं है, किसी प्रोडक्ट से मतलब नहीं है। उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किताबें बेच रही हैं। उनको ये नहीं पता है कि कौन उस पर किस तरह की किताबें बेच रहा है, क्या वो नकली है, क्या वो असली है, क्या रेट लिया जा रहा है, क्या डिस्काउंट दिया जा रहा है, कुछ नहीं पता है। वो एक प्लेटफॉर्म है, उस पर आप रजिस्टर करें, किसी भी डिस्काउंट से आकर्षित करें और किताबें बेच दें। वो दिक्कत राजीव जी बनी रहती है। आपके पास भी बच्चे आते होंगे, पेरेंट्स आते होंगे और वो कहते होंगे कि आप ये डिस्काउंट दे रहे हैं और ऑनलाइन हमें 40% डिस्काउंट मिल रहा है, 30% डिस्काउंट मिल रहा है, और जबकि वो सब भ्रम होता है। आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ऑनलाइन सेल होनी ज़रूरी है? सर ऑनलाइन सेल नहीं होनी चाहिए। लेकिन बच्चे को इस कोविड काल में किताबें कैसे मिलेगी, इस तरह का यदि कुछ और इंसिडेंट होता है या कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है कि पेरेंट्स मार्केट में नहीं निकल सकते हैं, किताबें नहीं ले सकते हैं, तो वो किताबें कैसे लें? बच्चे अगर आगे वैसे तो ये कंडीशन
शायद अब नहीं आएगी, और आती भी है तो हम सब लोग उसके लिए तैयार हैं। हम लोग बच्चों को मतलब होम डिलीवरी भी बुक्स प्रोवाइड करा सकते हैं, और हम सब लोगों ने अपने नंबर भी अधिकतर मेरठ के मार्केट में सभी दुकानदार वैसे जुड़े हुए हैं, और उसमें बच्चे अपना आप उसको ऑर्डर दें, बुक हम उसके घर पे भी पहुंचा सकते हैं, और किसी भी माध्यम से उसको मतलब कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ये और कंपनियां ऑनलाइन जैसे बच्चे देखते हैं, कुछ भी चीज़ परचेज़ करते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो बल्क में माल उठा लेते हैं। अब उसमें कोई डिफेक्टेड है, कोई आउट मतलब आउट स्टॉक उसका पुराना है, कुछ है, बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं पता। हम लोग उनको फ्रेश बिल्कुल अपडेटेड किताब देते हैं, और उसमें बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, मिसप्रिंटिंग की प्रॉब्लम है, या कोई बाइंडिंग की प्रॉब्लम है, या उसको अगले 1-2 दिन में चेंज भी करनी है, तो हम वो सारी चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं। वहाँ पर वो उसको सुविधा नहीं मिल सकती है। वहाँ पे वो सुविधा नहीं मिल सकती। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चा देखकर, उलट पलट कर, अंदर का सिलेबस, कंटेंट देखकर जो किताब आपके काउंटर पर खरीद सकता है वो ऑनलाइन नहीं खरीद सकता है। आप फेवर करना चाहते हैं, जो मैं आपकी बातों से समझा हूँ, और जो मेरा सर्वे कहता है उसमें मुझे ये लगता है ऑनलाइन सेलिंग वर्सेस ऑनलाइन सर्विसेज। आप ऑनलाइन सर्विस देने के फेवर में हैं जी, ऑनलाइन सेल के फेवर में नहीं। बच्चा सर हमारी शॉप पे आता है तो अगर उसने ऑनलाइन कोई किताब देखी तो उतने कंटेंट्स वो मोबाइल पे या लैपटॉप वगैरह पे नहीं दे सकता। बच्चा आया, उसने कहा कि हमें मैथ की किताब चाहिए, हमने उसको अच्छी 4-5 किताबें अपने काउंटर से उसको दिखा दी। ऑप्शन आप दिखा देते ऑप्शन हैं भी कि दे भाई दिया हमने जिसमें उसको सही लगता है वो उसका चुनाव उसका ऑप्शन भी दे दिया, उसको बच्चा आराम से देख के परचेज कर सकता है, पहली चीज़ तो। दूसरा, अगर घर जाने के बाद भी उसको वो किताब मतलब प्रॉपर समझ में नहीं आ रही है तो वो 2-3 दिन में रिटर्न करके दूसरी एक्सचेंज भी कर सकता है। कई बार तो मुझे लगता है ऐसा भी होता होगा कि उसने किताब परचेज किया ऑनलाइन और वहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है या कुछ गलत है, तो आपके काउंटर पे लाकर भी खड़ा हो जाता होगा कि ये किताब मैंने आपसे खरीदी थी। क्या ऐसा हुआ है कभी? नहीं, ऐसा तो जनरली होता है कि बच्चा किताब तो कहीं और से खरीदी कि जी हम किताब आपसे ले गए वहाँ थे, से ले गए क्योंकि आप वो याद नहीं रख सकते हैं कि आपने क्या पुस्तक बेची। पुस्तक तो वही है सेम, तो कौन सी पुस्तक आपने बेची है नहीं बेची है, तो आप क्या करते हैं उस कंडीशन में? किताब बदल के देते हैं? नहीं, उस कंडीशन में क्या है, हम अपनी किताबें जो भी बेचते हैं अधिकतर हम अपनी दुकान की स्टैम्प लगा के देते हैं, पहली चीज़। ओह ग्रेट। दूसरा, कहीं कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो हम उसको रिप्लेस करने की भी कोशिश करते हैं। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, हमारी किताब तो रिटर्न हो ही जाएगी, बच्चे का लॉस नहीं होना चाहिए, हम उसको अपनी तरफ से भी चेंज कर देते हैं उसको। तो आपने वो बेची नहीं है और फिर भी आप वापस लेकर ये स्थिति में आते हैं कि भाई बच्चे को तकलीफ ना हो, उसका नुकसान ना हो। उसका ये एक बुकमैन की खास बात है, जिसके लिए मैं तालियां चाहूँगा आप सभी के लिए और अजीत जी के लिए। उसका रीज़न ये भी है कि बच्चे को किसी किताब में प्रॉब्लम आई जी, वो हमने उसको सेल भी नहीं करी तो भी हमने उसको रिटर्न करके दूसरी दे दी। ग्रेट। अगली बार बच्चा जो आएगा वो हमारे बारे में 4 बार सोचेगा यार उन्होंने इतना करा, उसे मालूम है कि उसने हमारे यहाँ से किताब नहीं ली, फिर भी हमने उसको कंपनसेट किया, अगली बार वो हमारे यहाँ से ही किताब लेने आएगा। राजीव जी, ये जो बुकमैन है ये लगा हुआ है बच्चे को पढ़ाने में, इस देश के भविष्य को बनाने में, लेकिन उसको नकार दिया जाता है कि किताब बेचने वाला है। ये एक मुहिम मेरी चालू है कि उसको वो दर्जा दिलाने की कि नहीं, इस भारत को आगे बढ़ाने में, इस देश को आगे बढ़ाने में जितना स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, टीचर, प्रोफेसर सबका हाथ है एक डॉक्टर, इंजीनियर बनाने में, वही हाथ एक बुकमैन का भी है। वो ये संसाधन ना उपलब्ध कराता तो वो आज की डेट में टीचर ना बन पाता, वो आज की डेट में इंजीनियर या डॉक्टर ना बन पाता। तो वो शुरू से निभाता है और आगे भी निभाएगा। मेरे ख्याल से आप मेरी बात से सहमत होंगे और वो दर्जा हम सबको दिलवा के रहेंगे जी। और आप भी सबको प्रेरित करेंगे और प्राउड से फील करेंगे कि आप देश के भविष्य में पूरा योगदान दे रहे हैं उस संसाधन को उपलब्ध करा के। जी, आपका राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अवगत कराया कि ऑनलाइन सेलिंग और ऑनलाइन सर्विसेज में क्या फ़र्क है। ऑनलाइन सर्विसेज में मैं चाहूँगा सबको आना चाहिए और वो सर्विस देनी चाहिए, क्योंकि ये स्थिति कभी भी बन सकती है। कर्फ्यू, लॉकडाउन, देश के जो हालात हैं, कभी भी कहीं पर कुछ भी बंद हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए
ऑनलाइन सर्विसेज देनी चाहिए जी। और वो सब तैयारी करने पूरी ऑनलाइन सर्विसेज की। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पर कोई भी गली मोहल्ले का कोई भी आदमी आकर नकली किताबें या पुरानी किताबें बेचता है, वहाँ पर हमें एक मुहिम चालू करनी पड़ेगी। वहाँ से हमें उन लोगों को दूर भगाना पड़ेगा कि जो गली मोहल्ले से बिना किसी नाम के किताबें बेच रहे हैं। धन्यवाद राजीव जी आपका। थैंक यू। हमारे अगले पैनलिस्ट हैं आज की चर्चा के संजय अग्रवाल जी। संजय जी के लिए एक बार तालियां चाहूंगा मैं। संजय जी, हाँ, अपना परिचय करवाएं। मेरा नाम संजय अग्रवाल, मेरी यहाँ फर्म है, 25 साल से फर्म कर रही मेरी है, राज बुक डिपो मेरठ के नाम से। हम लोग 25 साल से एज ए बुकमैन यहाँ पे काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं सभी को सर्विसेज देने की। संजय जी, स्थिति तो आपकी भी वही रही होगी और ऑनलाइन सर्विसेज आपने दी, सारी चीज़ें करी। 2021 के लिए अब आगे क्या कदम उठाने चाहिए? लेकिन एक चीज़ मैं आपसे थोड़ा सा सवाल कर लूँ, बाकी लोग भी आपके बारे में जानना चाहेंगे कि भाई संजय जी यहाँ पर मेरठ एसोसिएशन के महामंत्री भी हैं और आपके मन में कभी नहीं आया कि मैं ये व्यवसाय छोड़कर कुछ दूसरा चुनूं या कुछ नया करूं? देखिए, हम लोगों ने जब व्यवसाय शुरू किया था, ये आपने स्टार्ट किया या आपको ये व्यवसाय मिला? वही आपको बताने जा रहा हूँ। हम लोगों ने व्यवसाय शुरू किया, स्टार्टिंग में हमारे फादर ने हम भाइयों को काम कराया जी। फिर मैंने बीच में जॉब भी करी। फिर जॉब करते करते अचानक आया कि दिमाग में कि क्यों ना अपना व्यवसाय शुरू किया जाए दोबारा। जो हमारा व्यवसाय छोटे लेवल पे था उसको हमने बड़े लेवल पे करने का प्रयास करने का। 97 में हमने दोबारा स्टार्ट इसको किया। अच्छा। और आज जो भी कुछ है आप लोगों के सहयोग से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, आपने पूरा एक अलग ही साम्राज्य स्थापित किया हुआ है मेरठ में। नहीं। और आप सहमत है तो तालियां बजा दें, नहीं तो आपके मन में कभी नहीं आया कि आप छोड़कर यार काफ़ी कुछ कर लिया इस इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री थोड़ी सी लोगों से सुनने में ये आता है कि बुक सेलर लूटता है, बुक सेलर खसूटता है, ये सारी चीज़ें हमेशा चर्चा में बनी रहती है कि यार छोड़ते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ और करते हैं? नहीं, इस लॉकडाउन में तो लगा। अच्छा, इस लॉकडाउन ने आपको मजबूर कर दिया? इस लॉकडाउन पर सोचने को मजबूर किया कि साथ में कुछ ना कुछ काम जरूर होना चाहिए। साथ में या कुछ और? भाई, इस व्यवसाय को छोड़ नहीं सकते क्योंकि बुकमैन ऑलरेडी हम 25 साल से इसको काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी इसको मैं 10-15 साल तक आराम से हम कर ही सकते हैं इजीली। साथ में सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुकमैन तो कभी ख़त्म नहीं होगा। बुकमैन तो हमेशा चलता रहेगा और आप लोगों की हमेशा सेवा करता रहेगा। मैं भी एक बुकमैन हूँ, आप भी बुकमैन हैं। हम लोग इसी तरह से लगे रहेंगे देश के भविष्य के आगे ले जाने में, उन्नति के लिए। और वो जितने भी बुकमैन जुड़े हुए हैं वो सभी इसी तरह से लगे रहेंगे और प्राउडली फील करेंगे वो कि वो बुकमैन है। ये मैं सभी को मैसेज देना चाहूँगा कि कभी भी ये ना सोचें कि मैं अपना व्यवसाय क्या कर रहा हूँ। जो लोग आपको सुनाते हैं कि आप लूट खसूट रहे हैं, तो उनके साथ आप चर्चा करें। मैं अभी परसों दिल्ली में बैठा था तो वहाँ पर मेरी चर्चा हो रही थी कि मेरे एक मुंबई से मित्र आए थे, विजय जी। तो उन्होंने कहा कि मेरी दुकान पर कोई भी आकर इस तरह का सवाल उठाता है तो मैं उसके साथ अलग बैठकर चर्चा करता हूँ और पूरे विषय पर पूरी चर्चा करता हूँ और उसको संतुष्ट करके भेजता हूँ। मैं सभी से निवेदन करूँगा कि ये संतुष्टि सामने वाले की बहुत ज़रूरी है, वरना वो मार्केट में बात 1 से 10 से 100 पर जाती है कि बुकमैन लूटता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो कितनी तकलीफ़ों के साथ आगे बढ़ता है और आप तक किताबें उपलब्ध कराता है आपके बच्चों के भविष्य के लिए। तो आगे आपकी क्या तैयारी है, ये मैसेज तो आप देंगे ही। अगले साल के लिए 2021-22 का जो सेशन नया आने वाला है उसके लिए क्या तैयारी आपकी? देखिए, जहाँ तक हमें हालातों से लग रहा है आज कोरोना काफ़ी हद तक हमारा कंट्रोल में आ चुका है और हमारा देश भी उससे लगातार बहुत ज़बरदस्त तरीके से उभर रहा है। और आज भी मैं आज सुबह ही फॉर्म पढ़ रहा था, उसमें भी लिखा हुआ था कि कुल 1.5 लाख पेशेंट इस समय पॉजिटिव है, जो कि हमारे टोटल उसका 1.5% है। वैक्सीन भी आ गई है, वैक्सीन भी लग रही है और भारत जो है वो इस मामले में सबसे आगे निकलता जा रहा है और निकल रहेगा, इसमें कोई राय नहीं। तो मेरा सभी के स्कूलों के लिए भी और सभी पेरेंट्स के लिए भी संदेश है कि स्कूलों को जल्द से जल्द,
जैसे हमें हर साल जब वो अपना सत्र स्टार्ट करते जाते थे अप्रैल के लिए, हमें 100% उम्मीद है कि इस बार अप्रैल सत्र में अप्रैल में स्टार्ट होगा। तो लेकिन असमंजस की स्थिति बनी हुई है संजय जी कि अप्रैल में करें, मई में करें। मैं भी बाकी स्कूल में जाता हूँ, सब जगह मिलता हूँ, तो मुझे भी स्थिति जो है वो क्लियर नज़र नहीं आती है, क्लियर पिक्चर नहीं है कि भाई अप्रैल में 1 अप्रैल से नए सेशन स्टार्ट होंगे। तो सरकार को भी ये कदम उठाने चाहिए। नहीं, सरकार को बिल्कुल उठाने चाहिए। और आज ही योगी जी का आपने अखबार पढ़ा होगा, योगी जी ने आदेश दिया है कि विदिन 10 डेज के अंदर हमको 6 से लेकर 7th 8th तक स्कूल ओपन करने की दिशा में सोचना है। और हम जल्दी ही स्कूल खोलने जा रहे हैं 6 से 8 तक। और स्टेटों में खुल चुके हैं, पंजाब पूरा खुल चुका है और काफ़ी जगह खुल चुके हैं। तो मेरठ में भी, यूपी में भी जल्दी से जल्दी स्कूल खुलेंगे, ऐसी हमारी आशा है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है 1 अप्रैल से हम, अगर सरकार ने पूरा सहयोग दिया और पेरेंट्स ने भी प्रॉपर सहयोग दिया, तो 100% हमें मुझे नया सत्र 1 अप्रैल से ही शुरू होगा। अगर हम 1 अप्रैल से सत्र शुरू करने जा रहे हैं, तो मेरा स्कूलों के लिए भी संदेश यही है कि वो जिस प्रकार से लिस्ट पहले दिसंबर जनवरी में हम लोगों को एक फाइनलाइज करके देते थे कि हम ये इस बार सिलेबस पढ़ा रहे हैं एज पर द CBSE गाइडलाइन, तो उसके अकॉर्डिंग वो लिस्ट जल्दी से जल्दी दें, ताकि प्रिपरेशन में भी आपको शायद जानकर ताज्जुब होगा कि हम लोगों को एक सेट के प्रिपरेशन में, पेरेंट्स को तो लगता है कि कुछ भी नहीं है, सेट उठा के दे दिया हमने 2000, 3000 या 4000 रुपये का, उसको बनाने में, तैयारी करने में, माल मंगाने में कम से कम 2 से 3 महीने का समय लगता है। क्योंकि आप के पास ऑर्डर आता होगा और फिर आप वो सब अलग अलग करके डिफरेंट पब्लिशर को भेजते हैं, फिर वहाँ से किताबें आती हैं, कुछ किताबें कम आती होंगी, फिर सबको इकट्ठा करते होंगे। कुछ पर स्टॉक अवेलेबल होता है, कुछ पर नहीं होता है। हाँ, ऐसा भी होता है। तो डे बाई डे इकट्ठी होती है, जब जाके हमारा 15-16 मार्च तक इकट्ठा होता है। फिर उनको सेट की पैकिंग करनी पड़ती है। एक बुकमैन और बुकमैन का जो स्टाफ है, बुकमैन भी बिना स्टाफ के अधूरा है। तो स्टाफ जितनी मेहनत करता है सेट बनाने के लिए, वो भी एक काबिल तारीफ है। और उन सब के प्रयत्न से ही हम सब लोग बुकमैन आप तक किताबें पहुंचा पा रहे हैं। तो जो प्रकाशकों से मेरी बातचीत हुई, देखो मैं भी एक प्रकाशक हूँ और मेरे मित्रों से, प्रकाशकों से बातचीत होती है। इस साल की स्थिति ये रही कि किताबें बहुत वापसी आई, और जो किताबें वापसी आई है तो वो उसके वेयर हाउस में है, वो उसके स्टॉक में, जिसकी वजह से वो नई किताबें प्रकाशित नहीं कर पा रहा है, बहुत कम प्रकाशन में है। तो आपको क्या लगता है कि ऑल ऑफ सडन एकदम सभी स्कूलों के ऑर्डर आएंगे और आप एकदम इकट्ठा करके मार्केट में ले जाएंगे? क्या परेशानी आगे नहीं आने वाली है? 100% परेशानी आने वाली है। जितनी ज़्यादा लेट स्कूल अपना फाइनलाइज लिस्ट देंगे हम लोगों को, उसकी पैकिंग में भी टाइम लगना है, ऑर्डर्स आने में भी टाइम लगना है। और हो सकता है प्रकाशक ने उसका अंदाजा नहीं कि मेरी सेल कितनी होगी जी, या मुझे किस हिसाब का कितना स्टॉक मेंटेन करना है, उसको भी कोई आइडिया नहीं है। तो उसके लिए मेरा सभी से गुजारिश यही है कि जितना जल्दी हो सके सबको फाइनलाइज करके हम लोग आगे बढ़ें और अपना सीज़न यही मान के इस समय तैयारी करें कि हमारा सीज़न 100% अप्रैल में शुरू होने जा रहा है। तो संजय जी का कहना है कि नया सेशन तो अप्रैल से ही स्टार्ट होगा और स्कूल मैनेजमेंट को वो एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप अपनी किताबों का चयन करें जो अगले सत्र में आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। वो अगले सत्र की तैयारी जितना जल्दी होगी तो इस बुकमैन को समय मिलेगा, बुकमैन बदनाम नहीं होगा, सर्विस नहीं दे पाया। अदरवाइज़ कुछ भी हो, बदनामी उस बुकमैन की होती है कि वो किताबें ढंग से नहीं दे पाया, सप्लाई नहीं कर पाया। तो उस बदनामी को ना होने दे और बच्चों को किताबें समय पर मिले, सही मिले। तो लिस्टें जो हैं अगले साल आपको क्या चयन करना है वो समय पर दे। यही मेरे ख्याल से संजय जी आप कहना चाह रहे हैं। यस, थैंक यू संजय जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ और मुझे वाकई में यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब आशीष जी हैं और आशीष जी अपने ज्ञान के सागर से सबको 100% में कोई दोहरा नहीं है। तो मुझे लगता है कि आशीष जी का सबको सपोर्ट मिलता होगा, यहाँ पर सब सहमत होंगे। तो आशीष जी का तालियों से स्वागत करते हैं। आइए आशीष जी। आशीष जी, आपकी बड़ी तारीफ़ें होती हैं और आप बिल्कुल, और जब भी मैंने फ़ोन किया आपने फ़ोन उठाकर तुरंत नहीं हर तरह से बिल्कुल हर तरीके से साथ हैं। बैठिए आशीष। थैंक यू। आशीष जी हमारे साथ हैं और आशीष जी मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में पहले थे। सितंबर में हमने एक वेबिनार की थी और शुरुआत की थी बुकमैन ऑफ इंडिया की। बुकमैन ऑफ इंडिया में
जो पहला हमारा सेशन था, पूरे भारतवर्ष से हमने एक एक प्रतिनिधि लिए थे, तो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व आपने किया था आशीष जी, और आपकी बातचीत से पूरा देश प्रभावित था। काफ़ी लोगों के मेरे पास फ़ोन आए, मैसेजेस आए कि आशीष जी बहुत अच्छा बोलते हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, मैं तो सुनता ही हूँ। आज अपने मैसेजेस जो हैं वो दर्शकों तक पहुँचाएंगे। अपना छोटा सा परिचय जिन लोगों ने आपको नहीं देखा है, नहीं सुना है, उनके लिए। मेरा नाम आशीष धस्माना है और मेरी फर्म जो है, हमारा जो प्रतिष्ठान है घनश्याम बुक डिपो के नाम से है। लगभग हमारी फर्म को 45 ईयर्स हो चुके हैं काम करते हुए, और पेरेंटल मेरा काम था। मेरे फादर ने बिज़नेस स्टार्ट करा था आज से 45 साल पहले, और लगभग मुझे ही मेरे ख्याल से 25 साल 25 नहीं तो अंडर 25 20 to 25 हो गए मुझे काम करते हुए। 20-25 साल से आप 25 साल हो गए। तो आपके पास भी मेरा एक ही सवाल दोबारा से जाता है कि क्या आपने चेंज करने का सोचा कभी? चेंज तो मैंने पहले दिन कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस बिज़नेस में आऊँगा, क्योंकि मैंने CS एजुकेशन करी थी मैंने। अच्छा। और मैं उसी की तैयारी कर रहा था, और चूँकि पेरेंटल बिज़नेस होने की वजह से मैं इस बिज़नेस में आया। बहुत छोटी सी शुरुआत थी एक काम की, और उस काम को जब इतना बढ़ाया तो अब जाकर जब इस एज पर आकर एक 25 साल जब आप एक काम कर चुके हैं और एक 50 साल लगभग आप अपनी फर्म को दे चुके हैं, तो मेरा अपना विचार ये है, अपने ही ट्रेड के लिए नहीं, किसी भी ट्रेड के लिए, कि हमें उस ट्रेड के साथ में अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, इंस्पाइट ऑफ कि हम उसको उसकी कमियों को या ड्रॉबैक को देख के हम उसे चेंज करें। तो बाई साइड हम ये कर सकते हैं कि अगर हमें लगता है कि कहीं और हमें एक सेकंड ऑल्टरनेट लेना है, तो जैसा संजय जी बता रहे थे कि साथ में कुछ करने का भी कोविड टाइम में, बट ऐसा नहीं है कि हर बिजनेस आज की डेट में सब, चाहे वो कोविड रहा हो, लॉकडाउन रहा हो, नोटबंदी रहा हो, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही हो, समय समय पर सभी बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें इफेक्ट नहीं पड़ा। उसमें से हमारा एजुकेशन सेक्टर भी सबसे नहीं रहा है। हाँ, वो तो मैं दूसरी थाली में देखने के बजाय मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी थाली को अपग्रेड करूँ और आगे बढ़ूँ। जैसा कि देखो, अभी सभी लोगों ने बताया कि 9 to 12 को लेके बात हुई, हमारी ऑनलाइन एजुकेशन को लेके बात हुई। संजय जी ने भी बताया कि नई लिस्टों के लिए जल्दी से जल्दी हमें तैयारी करनी चाहिए। अभी एक प्रकाशक और बुकमैन के लिए एक समस्या और खड़ी है, और वो है नई राष्ट्रीय नीति को लेकर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी कुछ भिन्नताएं चल रही है, कभी कुछ नया उठता है। सरकार की तरफ से कुछ भी क्लियर नहीं है, समझ नहीं आता है कि कब लागू होगी और क्या लागू होगी। आपको क्या लगता है कि उसका असर क्या पड़ेगा इस इंडस्ट्री पर, बच्चों के भविष्य पर? वो सवाल बने हुए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की शुरुआत तभी हो गई थी जब मोदी जी ने सत्ता संभाली थी। तो प्राथमिकता के बेसिस पे उनका सबसे पहला एक शिक्षा सुधार एक कार्यक्रम था, जो वो ये चाहते थे कि पूरे देश की जो शिक्षा व्यवस्थाएं हैं जो बहुत पहले से चली आ रही हैं, जो जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं, उसमें सुधार आना चाहिए। तो एक सरकार का एक बहुत अच्छा प्रयास है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने बनाने के लिए प्रयास करी, पर काफ़ी लेट हो गया। मेरे ख्याल में एक सेशन उनका चला गया, दूसरा सेशन उनका आ गया। पहले सेशन से र्यूमर से स्टार्ट हुई है और आज तक भी वो र्यूमर्स पे ही अटकी हुई है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई गई है उसका हमने विस्तृत अध्ययन करा है, और जितना मैं इस एजुकेशन के बारे में समझ पाया हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में, वो बस हमने उसको एक कवरिंग कर दी है, मोर और लेस। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ चेंजेस नहीं है। देखा जाए तो अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सर अगर हम स्कूलिंग के लेवल पे समझते हैं हम लोग, तो उसका एक पैराग्राफ आता है, आई थिंक मुझे एग्जैक्ट यानी 4.23, उसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने क्लियर कर रखा है इस चीज़ को, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में। बहुत सारी चीज़ें दी उन्होंने बोला है कि भाई हम नर्सरी LKG UKG को पहले हमारा विंग अलग होता था, तो अब नर्सरी से लेके क्लास सेकंड तक का एक विंग सेकंड तक यस, फिर 3rd to 5 बनाया है। फिर उसके बाद में ये हुआ कि शायद 10th का बोर्ड नहीं होगा, 12th का बोर्ड होगा, और 11th तक के। लेकिन ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है आशीष जी। ये क्लियर नहीं है, लेकिन देखा जाए तो NEP का यदि आप ड्राफ्ट पढ़ेंगे, ये केवल स्टेटमेंट आए हैं। NEP के ड्राफ्ट में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। हाँ, एक चीज़ बहुत क्लियर है, ये सब अनुमानित है। नहीं सर, इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है NEP में, कि आपको अपनी भाषा के अकॉर्डिंगली पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न ये क्रिएट होता है, जो जब उसके हम ड्राफ्ट को पढ़ते हैं तो उसमें ये कन्फ्यूज़न ये भी क्रिएट होता है कि
मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि मैं एक लीड करता हूँ कहीं ना कहीं। लेकिन हम मुझे लगता है आशीष जी गलत चर्चा में आ गए हैं कि एनईपी पे डिटेल करी तो हमें तो पूरा समय बीत जाएगा। बिल्कुल। एनईपी इतना एक वास्ट सब्जेक्ट है कि उस पर हम पूरी रात चर्चा करते रहें तो भी पूरी नहीं होगी। उसका इफेक्ट बुकमैन पर क्या पड़ने वाला है इस 2021-22 में? एनईपी अनुमानित है क्या है? 21-22 पे आने वाले सेशन में जो अभी सत्र आने वाला है अगले आने वाले 1-2 माह में, उसमें एनईपी का कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा है। नहीं, लेकिन प्रकाशक घबराया हुआ है। प्रकाशक ये घबराया हुआ है कि वो पुस्तकें कितनी प्रकाशित करे। क्योंकि बच गई, एनईपी सरकार ने लागू कर दी 2022-23 से, तो उन पुस्तकों का क्या होगा? क्योंकि विद्यालय तो उसको खुली छूट है, वो नई एनईपी के अकॉर्डिंग किताबें पढ़ाना चाहेगा, बच्चे भी पढ़ना चाहेंगे और पेरेंट्स भी यही चाहेगा। प्रकाशक क्या करेगा और बुकमैन क्या करेगा? सर इसमें संजय जी की भी मैं बात सुन रहा था अभी। इसमें बेसिकली जो प्रॉब्लम आएगी कहीं ना कहीं इस असमंजस के वजह से, ये कहीं ना कहीं आखिरी में पब्लिशर और जो वेंडर्स होंगे, जो बुक सेलर्स हैं या स्कूल हैं, वो तो इफेक्ट पड़ेंगे ही पड़ेंगे उनको। क्योंकि अभी पब्लिशर्स के पास ऑलरेडी अपने पास लगभग 70 से 80% स्टॉक उसके बाद लास्ट ईयर का बचा हुआ है। अगला स्टॉक वो प्रिंट नहीं कर पा रहा है। प्रिंट करने की हिम्मत इसलिए नहीं हो रही क्योंकि नए सत्र को लेके भी अभी असमंजस है। और वो फाइनेंशियली भी वीक हो चुका है क्योंकि पिछले साल को बिजनेस नहीं हुआ। अगर हम पब्लिशर की बात करें तो वो 1 अगस्त से लागत मतलब एक इन्वेस्टमेंट लगाना स्टार्ट करता है और जो इन्वेस्टमेंट उसे अगले साल के एंड तक आते आते ओवरऑल मिलती है, रिटर्न्स मिलते हैं। अगर मैं बुक सेलर की बात देखूं तो वो भी 2-3 महीने पहले प्रॉपर इन्वेस्टमेंट लगाता है, जिसके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अभी 1 साल तक नहीं मिला। तो उस कंडीशन में यदि मुझे 3 महीने बाद की सत्र की तैयारी करनी है तो मैं सबसे पहले मैं या कोई भी जो लीडिंग पब्लिकेशन होंगे या पब्लिकेशन होंगे वो अपना मैक्सिमम स्टॉक अपना निकालेंगे। जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट ईश्वर की कृपा से अगर ऐसा होता है कि प्रॉपर तरीके से ऑफलाइन खुल जाती हैं और बच्चे क्लासेस में आने लग जाते हैं, जो कि आज अभी अनिश्चित है क्योंकि कोई चमत्कार नहीं हुआ, एक वैक्सीन आई है लेकिन वैक्सीन अभी तक अंडर 15 किसी बच्चे को लगी नहीं है। पल्स पोलियो की यदि मैं बात देखता हूँ, पल्स पोलियो 5 साल के बच्चों को हमें ड्रॉप पिलानी थी। सर आज भी हम एंड पोलियो की बात कर रहे हैं। आज रूबीला वैक्सीनेशन की अगर हम बात करते हैं, रूबीला वैक्सीनेशन स्कूल्स में पूरे इंडिया में चलाया गया है। अभी तक रूबीला वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। अभी सर्वाइकल की अगर मैं बात करूं, जो लड़कियों को कंपलसरी लगने थे इंजेक्शंस, वो इतने साल हो गए अभी तक स्टार्ट भी नहीं हो पाया है। तो यदि बच्चों को वैक्सीनेशन अगर आया नहीं है, जो कि मैंने सुना अभी तक बच्चों के लिए आया नहीं, तो कब लगेगा? यानी पिछले मार्च में और इस मार्च में कोई अंतर नहीं है। तो इसके बिहाफ में मैं ये कह सकता हूँ कि स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, या खुलने के बाद में उसके क्या ड्रॉबैक होंगे पता नहीं। तो पब्लिशरों को वो किताबें अपनी जो भी प्रिंट करनी है वो सबसे पहले अपना माल बेचेगा, बुक सेलर उस माल को लेके सबसे पहले अपना स्टॉक क्लियर करेगा। फिर होगा क्या? होगा ये ऑन द फर्स्ट डे, यानी कि 22 मार्च को या 28 मार्च को या 29 मार्च को जो फर्स्ट डे होगा, जो पब्लिशर जो गार्जियन है, वो अवेयर गार्जियन है, वो सबसे पहले अपने बुक सेट लेता अपने बच्चे के लिए। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, सर 1 हफ्ता, हफ्ते भर बाद वो बुक्स मार्केट से बैकलॉट होने लगेगा। ये मेरा आप आज मैं इस मंच से आपको कह रहा हूँ, अगर ये रिकॉर्ड कर सकते हैं आप रिकॉर्ड कर लीजिए। 15 अप्रैल के बाद, यानी कि जिस दिन 15 दिन सेशन के हो जाएंगे अच्छी तरीके, और गवर्नमेंट इस असमंजस में और लोग इसी असमंजस में 1.5 महीने रह गए, बुक्स अच्छी खासी शॉर्ट होंगी, अफरा तफरी मचेंगी। और जिन लोगों ने स्टार्टिंग के 15 दिन या 20 दिन में अपने सेट ले लिए वो तो वेल एंड डन है, उनके कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद जो 15 दिन बाद, 20 दिन बाद ये होगा, बिल्कुल दिक्कत आने वाली है। जो मैं संजय जी से भी सहमत हूँ, संजय जी से बात हुई तो संजय जी ने जो सारे टॉपिक बताए हैं कि भाई लिस्टें इस समय अवेयर नहीं है, सारी चीज़ें हैं कि हम कर लेंगे, देख लेंगे। आपको मैं एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। पिछले साल लोगों ने केवल ये सोचा कि अरे उसकी पढ़ाई हो रही है, मोबाइल में ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है। कुछ गार्जियंस जो बहुत अवेयर थे उन्होंने बेचारों ने लॉकडाउन में या किसी अपने मित्रों के सहारे या कहीं ना कहीं किसी रिलेशन के सहारे बेचारों ने भाग दौड़ करके किताबें, मैं भी गार्जियन था, मैं भी अभिभावक था, मेरे भी कई मित्र थे जो बुक्स के थे, चाहे हमने बीच में छूट में कैसे भी करके हमने अपने बच्चों के लिए पुस्तकें इकट्ठी करी। सर आज मैं बहुत सुकून से हूँ क्योंकि मेरे बच्चे के पास आज पूरा बुक सेट है। आज मेरे आप बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा था अभी टॉक्सों में कि बच्चे ऑनलाइन में पढ़ नहीं रहे हैं। सर बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे, जो बच्चा सीरियस है पढ़ने वाला बच्चा, वो ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं देख रहा। मैं अपने बच्चे की, आपके बच्चे की भी बात करूं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं आज भी रात को 12-12 1-1 बजे तक पढ़ रहे हैं, आज भी उन्हें बुक्स चाहिए और अगले साल भी बुक्स चाहिए होंगी। तो यदि अपने बच्चे को आप चाहते हो कि उनका बेस बनाना है, आप सोचते हो कि मेरा बच्चा 7th में इस साल तो पास हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगले साल जब वो 8th में आएगा बिना बुक्स के आएगा, तो आपने उसका एक जो गैप है वो तो फुलफिल हो ही नहीं पा रहा। तो नतीजा ये होगा कि उस बच्चे का जो यानी अभी 8th में तो 10th में चला गया बोर्ड में,
आप 9th में बिना किताबों के बच्चा कैसे क्लियर कर पाएगा? क्या ऑनलाइन? अभी मैं आपके टॉक शो में वक्ताओं से सुन रहा था कि सर ऑनलाइन में प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पाती है, बच्चे प्रॉपर मोबाइल से नहीं देख पाते। बुक होगी सर ऑनलाइन तो आधा घंटा पढ़ा, बुक सामने रखी है तो हम पढ़ते हैं ना उस चीज को। जी। रामानंद की जो रामायण आई थी वो बहुत चर्चित हुई थी, लेकिन रामानंद की रामायण एक पूरी रामायण नहीं है। रामचरितमानस जिसने पढ़ा है हम उनको पूछते हैं, उन्हीं को ही हम, ठीक है ना। तो ये जो आपका ऑनलाइन एजुकेशन है, एक टूल ऑफ एजुकेशन तक तो बहुत अच्छा है, एक टूल ऑफ एजुकेशन है। ऑनलाइन पढ़ाइए, आप डिजिटल पढ़ाइए, जूम से पढ़ाइए, गूगल से पढ़ाइए, जैसा आपको ठीक लगता है पढ़ाइए, क्योंकि हम लोग घरों के अंदर थे। लेकिन उसके साथ एड ऑन बुक्स होना बहुत जरूरी है। एज ए गार्जियन, मैं जितने भी पेरेंट्स हैं उनको बोलूंगा कि इस चीज़ को ध्यान से सुने, जो आशीष जी का मैसेज है, जो ये रामायण एक सीरियल और रामचरितमानस की जो बात कर रहे हैं, ये मैसेज आप एक बार दर्शकों को जरूर बताएं। बिल्कुल, डेफिनेटली, बिल्कुल। मेरा मानना ये है कि जो भी हम लोग जो बुक पढ़ते हैं, हमने सब चीज़ें पढ़ी हैं, स्टडी करी हैं। अभी एक चीज़ ऑनलाइन वालों ने एक कॉन्सेप्ट और स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन पढ़ाई में, कि जो हम देखते हैं वो बहुत जल्दी सीखते हैं। हम सिनेमा में जो चीज़ देखते हैं वो बहुत जल्दी सीखते हैं। सर क्या सीखा हमारे बच्चों ने? क्या सीखा हमारे बच्चों ने ऑनलाइन देखकर, सिनेमा देख के क्या सीखा हमारे बच्चों ने? रामानंद की, मैं सॉरी टू से, अगर रामानंद सागर की रामायण अगर टीम में से कोई लोग अगर इसको सुन रहे हो, सर वो रामायण नहीं है जो आपने दिखाई है। रामायण में बहुत सारे, सॉरी टू से, आई एम रियली सॉरी टू, बिल्कुल जो है हम तथ्यों पर जा रहे हैं, और जो सारी चीजें उन्हीं पर है। केवल ये बताया कि भगवान राम पैदा हुए और रावण को कैसे मारा, दैट इज स्टोरी। बट अगर मुझे रामायण से एजुकेशन लेनी है तो मुझे रामचरितमानस को पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं डिजिटल से मैं ये पढ़ तो सकता हूँ, वाटर क्या है, स्पेस क्या है, या मैथ्स में कैसे होता है, न्यूटन के लॉ क्या हैं, बट अगर मुझे उससे आगे बढ़ना है तो सर मुझे बुक चाहिए। अब ये गार्जियन पर डिपेंड करता है कि बच्चों को केवल पास करवाना है, एक डिग्री चाहिए, पास तो हो ही जाएंगे, मैक्सिमम स्कूल हो सकता है ऐसा भी हो कि इस बार वो मार्कशीट दे देंगे, नहीं ली बुक कोई बात नहीं, पर उस बुक को नहीं पढ़ने से उस बच्चे का बेस का कितना नुकसान हुआ है। जी जी, ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आप ये जो बिल्कुल रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, तो लाइब्रेरीज नहीं होती, लाइब्रेरियों में अध्ययन नहीं होता कि रात रात भर दिन दिन जो किताबें लेकर लोग बैठे रहे हैं, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, वो ऐसे ही नहीं बने हैं कि एक सिनेमा देखा या ऑनलाइन क्लास देखी और वो डॉक्टर इंजीनियर बन गए। उनका अध्ययन और उनका जो प्रैक्टिकल होता है, वो प्रैक्टिकल स्कूल में ही हो सकता है। क्या वो ऑनलाइन देख के प्रैक्टिकल कर लेंगे? बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑनलाइन प्रैक्टिकल सर, प्रैक्टिकल अपनी जगह है। आज जो प्रैक्टिकल के ऑनलाइन कंटेंट आए हैं प्रैक्टिकल में, उसमें ये कहा जाता है कि इस केमिकल को इससे मिलाइए, पूरी वीडियोग्राफी आती है, बहुत सी अच्छी अच्छी बड़ी कंपनियां उस चीज़ को दिखा रही हैं। बट सर जब सामने बच्चा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में करता है, कई बार उसकी उंगली भी जलती है, कई बार गिरता भी है, तभी वो सीखता है सर। साइकिल को देख के कि साइकिल ऐसी चलाई जाएगी, आदमी साइकिल चलाना नहीं सीखता जब तक कि वो चलते टाइम गिरेगा नहीं या सीखेगा नहीं। तो तब तक बुक बहुत, और एनईपी भी, जो अभी आपने एनईपी से स्टार्ट करी थी, एनईपी क्या कह रही है? एनईपी ने ये कोई कहा कि डिजिटल कर लो, एनईपी गवर्नमेंट भी कह रही है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आ रही है, गवर्नमेंट ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा है आप एनईपी को पढ़िए। एनईपी की 4.23 मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं टाइम दे रहा हूँ, उसके अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ें, गवर्नमेंट कहती है कि जो मेन कोर सब्जेक्ट के अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ में आप बच्चों को सिखाइए, प्रैक्टिकली करिए, बट पढ़ाइए। किसके साथ पढ़ाइए? किसके साथ पढ़ाइए? कि मेन कोर तो हम निकालेंगे और सपोर्टिंग बुक्स कौन निकालेगा? बुकमैन ऑफ इंडिया निकालेगा, जो प्राइवेट पब्लिकेशन है, वो बिल्कुल क्लियर मेंशन है। इसलिए आप बुकमैन ऑफ इंडिया के बिना, जो प्राइवेट पब्लिकेशंस हैं उनके बिना, आप किसी भी तरीके से अपने बच्चे को, मैं एज ए अभिभावक, एज ए बुकमैन ऑफ इंडिया तो मैं बोल ही रहा हूँ, एज ए बुक सेलर तो मैं बोल रहा हूँ, बट यहाँ पर बुकमैन ऑफ इंडिया में मैं आपको बीच में टोक के अवगत कराना चाहूँ कि किसी का कोई कमर्शियल एंगल नहीं है। हम ये चर्चा कर रहे हैं एक आम नागरिक के माध्यम से, एक आम नागरिक होकर, कि उस पर चर्चा हो रही है कि भाई क्यों जरूरी है। बिल्कुल, व्यवसाय अपनी जगह है, लेकिन क्यों जरूरी है। हम आशीष जी आपसे बात करें कि एक डॉक्टर क्या ऑनलाइन देखकर सर्जरी कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। यदि कभी उसने प्रैक्टिकल नहीं किया, नहीं कर सकता। कभी उसने लैब में मेंढक को या चूहे को छुआ नहीं है, तो क्या वो कोई ऑपरेशन कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता सर। तो फिर ऑनलाइन एजुकेशन आप कैसे मानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में देखकर डॉक्टर बना जा सकता है? सर ऑनलाइन एक टूल है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं ऑनलाइन की यहाँ पर मैं उसके कोई एक लिमिटेशन है। ऑनलाइन आप करवाइए, बहुत जरूरी है। हाँ, आप कोई भी पब्लिकेशन की, चाहे वो प्राइवेट या गवर्नमेंट बुक कोई भी लेते हैं, आजकल एनसीईआरटी ने भी बारकोड वगैरह देने शुरू कर दिए, प्राइवेट तो बहुत पहले से देता है। एनसीईआरटी ने बुक तो खत्म नहीं करी ना सर।
हम एनसीईआरटी की बातें करते हैं बहुत ज्यादा, गवर्नमेंट लोग भी कहते हैं जी एनसीईआरटी लगा लो, ये कर लो। तो एनसीईआरटी ने ये तो नहीं कहा ना कि बुक मेरी पीडीएफ ले लो और पढ़ लो, बुक तो वो भी दे रहा है ना। तो प्राइवेट, उसके मुकाबले में प्राइवेट पब्लिकेशन दुगना ऑनलाइन टैक्स दे रहा है। लेकिन आज मुझे ये बताइए, ये तो अब से 4 साल पहले से हो रहा है, आज भी प्राइवेट पब्लिकेशंस हो या गवर्नमेंट हो, या मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बुक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बुकमैन ऑफ इंडिया बैठी हुई है, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बिना बुक्स के आप नहीं सर्वाइव कर सकते। आप बच्चों के लिए सर बहुत सारी चीज़ें परचेज करते हैं, बच्चों को बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। सॉरी टू से अब नई नई बातें हो गई हैं, बच्चों के जन्मदिन में हम लोग 5,000 10,000, वो आजकल एक चल पड़ा है कि किसी मैकडोनल्ड में जाएंगे और 10-20 हज़ार रुपये हम लोग खर्च करके आ जाते हैं, तालियां भी बजती हैं, बच्चों को गिफ्ट भी आते हैं। पहले तो गिफ्ट में बुक्स देना ही बंद हो गई, बुक्स का रोल ही खत्म हो चुका है। मोदी जी कहते हैं हमारा, एक तरफ हम एक नेतृत्व पे विश्वास कर रहे हैं मिस्टर मोदी पे, जो कहते हैं भागवत गीता को एक दूसरे से दो ताकि वो एजुकेशन एक दूसरे को दी जा सके भागवत गीता की। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम एजुकेशन में बच्चों को क्या दे रहे हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। सर बुक्स दीजिए, बुक्स बच्चे को पढ़ना सिखाइए। रात को सोते समय हमारे टाइम होता था स्टोरी टाइम पढ़ते थे हम लोग, रीडिंग करते थे। अब रात को जानते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, रात को सोते टाइम ईयरफोन लगते हैं, और वो चाहे स्टोरी टाइम हो या कुछ भी हो, सर कान खराब हो रहे हैं, आंखें खराब हो रही हैं बच्चों की। आप सर्वे करवाइए, मेरे पास इतने डॉक्टर्स के फ़ोन आते हैं, मोबाइल की आधी घंटे की पढ़ाई के चक्कर में बच्चा 8 घंटे मोबाइल देख रहा है, आंखें खराब हो चुकी हैं। कैलकुलेटर 12th तक सीबीएसई अलाउड नहीं करता था, कैलकुलेटर सर बहुत छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, आज मोबाइल दे रहे हो आप बच्चों को पहली क्लास। मैंने मोबाइल में आशीष जी ये देखा है कि विद्यालयों में, स्कूल्स में बैन थे और उस पर पेनल्टी लगती थी, और सबको ये सिखाया जाता था कि आपको कक्षा 10 से पहले मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है। राइट सर। और आज क्या स्थिति आ गई है, ये बहुत चिंता की बात है। सर टूल के तौर पे डेफिनेटली होना चाहिए। डिजिटल से आदमी को जुड़ना चाहिए, सारी चीज़ें, आज पैसों के लेन देन की बात करें या कुछ भी है, बहुत आसान हो गए डिजिटल से, लेकिन फिर भी रुपया ख़त्म नहीं हो सकता। बिल्कुल। और मेरा भी इस मंच के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, जो लोग और लोग हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि इसलिए बुक नहीं खरीदें कि स्कूल ने कहा है या किसी टीचर ने कहा है, इसलिए बुक खरीदें कि उन्हें अपने बच्चे को एजुकेशन देनी है। इसलिए बुक नहीं लें, वो 300 रुपये या 500 रुपये या 10 रुपये वैल्यू नहीं करती है, वो आपका एक गिफ्ट है। वो बच्चा जब बुक रहेगी, आप उसको इनकरेज करिए पढ़ने के लिए, वो बुक लेगा, और वो बुक जब पढ़ेगा वो सीखेगा, डीपली सीखेगा। उसके बाद उसे आप जब वो पढ़े तो उसके साथ में आप ऑनलाइन कंटेंट दिखाइए उसको, पढ़वाइए उसको, लेकिन कम से कम बुक परचेज जरूर करे। केवल इसलिए मत खरीदिए कि स्कूल कह रहा है, या इसलिए मत खरीदिए कि कोई आपको बुक शॉप में जाएंगे के खरीदना है आपको, इसलिए खरीदवाइए कि वो बुक बच्चा अगर पढ़ेगा तभी वो सीखेगा। ये ऑनलाइन कंटेंट वगैरह उसके साथ एड ऑन टूल होना चाहिए। जी राइट। आशीष जी, बहुत अच्छा मैसेज रहा, और मैं चाहूँगा कि एक बार जितने भी लोग हैं वो सब तालियां बजाएं और सारे एक बार मंच पर आ जाएं, और इसी तरह से हम अपने प्रोग्राम में मिलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और मेरठ के जो सप्लायर हैं वो सभी का मैं दिल से, हृदय से धन्यवाद देता हूं, और पेरेंट्स को फिर से मैसेज देना चाहूँगा कि किताबें खरीदने के लिए प्रेरित करें, और थोड़ा सा काम विद्यालय पर भी छोड़ दें, बुक सिलेक्ट करने का। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपने इलाज के लिए, तो उसको ये नहीं बोलते कि ये दवाई लिखो, वो दवाई लिखो, वो डिसीजन डॉक्टर लेता है। तो यहाँ पर स्कूल चुनते हुए आप सोच सकते हैं जैसे आप डॉक्टर चुनते हुए सोचते हैं, लेकिन दवाई आप उसकी मर्जी से लेते हैं। तो यहाँ पर विद्यालय को छूट दें कि उसको क्या पढ़ाना है। धन्यवाद। हम मिलते हैं जल्दी ही अपने अगले प्रोग्राम टॉक शो विद अनुज गुप्ता में।